हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3 प्रश्नों को लेकर है बच्चों। एक तो आपका समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में अंतर यहां पर देखेंगे। दूसरा हमारा बच्चों कला संबद्ध स्रोत, और तीसरा जो है व्यतिकरण की शर्तें। व्यतिकरण की शर्तें, ये तीनों के तीनों 3-3 अंक के क्वेश्चन है। व्यतिकरण की शर्तें, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। पहला भैया समपोषी और विनाशी व्यतिकरण में अंतर चर्चा करेंगे। फिर कला संबद्ध स्रोत ये क्या है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आता है, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में अंतर लिखिए, सीधा 3 नंबर में पूछा जाएगा। कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, इसकी जो 2 शर्तें लिखना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों स्थायी व्यतिकरण की शर्त या स्थायी व्यतिकरण कब प्राप्त हो सकता है, उसके लिए जो भी शर्तें हैं वो चीज यहां पर लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। कितना लिखना है एग्जाम में, उस लेवल पे मैं पूरा लिख कर लाया हूं ताकि आप लोगों को विधिवत कंप्लीट जानकारी मिल सके, और यही चीज नोट्स में प्रोवाइड किया जाता है बच्चों। आप लोगों को मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है और एक सब्जेक्ट का प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है। तो व्यतिकरण का मतलब क्या होता है पहले यही समझना है, तभी तो आप समपोषी या विनाशी व्यतिकरण समझ पाओगे। तो जब बच्चों 2 तरंगे यानी प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्ति और आयाम दोनों समान है, 2 प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्ति और आयाम लगभग समान है, एक ही दिशा में गमन करती हैं, एक ही दिशा में गमन करते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो उनके प्रकाश की तीव्रता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, या उसके तीव्रता में परिवर्तन हो जाती है, या तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। इस परिघटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। पहला, यदि हम बात करें 2 प्रकाश तरंगे जिनका आयाम समान हो, दूसरा आवृत्ति समान हो, आवृत्ति है ना, और तीसरा बच्चों दिशा। दिशा 3 चीजें जिन तरंगों की समान हो और वो एक ही दिशा में जब गमन कर रही हो तो आपस में मिलते हैं, अध्यारोपित होते हैं, तो बच्चों उनकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है कहीं ना कहीं। यदि तीव्रता में वृद्धि होती है उसे हम समपोषी बोलेंगे। समपोषी क्या, समपोषी व्यतिकरण बोलेंगे। समपोषी व्यतिकरण का मतलब यह होता है बच्चों कि जैसे हमारा एक तरंग है, कुछ इस प्रकार से सुरंग गर्त के रूप में चल रहा था, दूसरा तरंग आया और इसी के साथ मिला, और जिस प्रकार से इसका सुरंग है उसी प्रकार सुरंग को सुरंग से मिलाया, गर्त को गर्त से मिलाते हुए चला, तो ये हमारा समपोषी व्यतिकरण है। फलस्वरूप इसके आयाम में वृद्धि हो जाती है और तीव्रता में भी वृद्धि हो जाती है। लेकिन वहीं पे बच्चों हम यदि बात कर लें विनाशी व्यतिकरण, तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, एक तरंग कुछ इस प्रकार से सुरंग गर्त के रूप में चल रही थी, दूसरी तरंग का भैया मिलाप हुआ तो उसके अपोजिट इस प्रकार से सुरंग तरंग, यानी जो इसका सुरंग था दूसरे तरंग के गर्त से मिल रहा है, दूसरे तरंग का गर्त है वो पहले तरंग के सुरंग से मिल रहा है। इस प्रकार से जब अपोजिट होते हैं तो इस स्थिति में तीव्रता की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है। बच्चों इस पर हम पूरा डिटेल्स चर्चा किए हैं व्यतिकरण के बारे में। यदि आप लेक्चर क्रम से देखते होंगे तो आपको ये अंतर यूं चुटकी में 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसके बाद कल के लेक्चर में हमने जब व्यतिकरण का थ्योरम कराया था तो हमने बताया था जो तीव्रता आई का मान होता है वो होता है I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट यहाँ पे 2I1 I2 और कास फाई है। क्या है बच्चों, कास फाई है, ठीक है, ये कास फाई, ये फार्मूला निकल कर आया था। तो पहला अंतर तो आपको क्लियर है कि समपोषी व्यतिकरण में 2 तरंगे जब आपस में मिलेंगी, सुरंग को सुरंग से मिलाया जाए, गर्त को गर्त से, तो यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। तो समपोषी व्यतिकरण में बच्चों प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। पूरा एक सिस्टमेटिक समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े, यदि लेक्चर देख रहे हो तो याद हो जाए कि भाई जब 2 तरंगे आपस में अध्यारोपित होती हैं, मिलती हैं, तो यदि उनके तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है, इस परिघटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण में 2 कंडीशन हो सकता है, या तो तीव्रता अधिकतम मिल जाए प्रकाश की, या तो तीव्रता न्यूनतम मिल जाए। प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो रही है मतलब समपोषी है, जो आप सोच रहे थे वही है, लेकिन निगेटिव यानी विनाश नहीं, नाश हो गया साला, जो भी था वो भी चला गया, वो विनाशी कहलाया। समझ रहे हो ना। अब ये फॉर्मेट था फार्मूले का कि तीव्रता का फार्मूला ये होता है, जब ये कास फाई का मान अधिकतम हो, अधिकतम हो मतलब कास फाई का मान 1 हो, और 1 कब हो सकता है बच्चों, जब इसका मान आ जाए +1 का मान कब आ सकता है, जब कास 0 मान रखा जाए फाई बराबर, है ना, या तो 2 पाई रखा जाए या तो 4 पाई रखा जाए, यानी इन दोनों के बीच में 2 पाई का समगुणक है। कुल मिलाकर के फाई बराबर 2n पाई, हमने 2n पाई, हाँ ठीक है, ये चीज हमने मानकर चला था। तो ये चीज भैया 2n पाई, फाई बराबर 2n पाई कहां से आ रहा है वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं
कि यदि व्यतिकरण करने वाली तरंगों कलांतर शून्य अथवा पाई का समगुणक होता है, अर्थात फाई बराबर 2n पाई। कहां से आ गया, समझ में नहीं आया सर, क्या समझा दिए भाई। व्यतिकरण की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता का फॉर्मेट होता है दो तरंगों के लिए, I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये फॉर्मेट होता है फार्मूले का। ये बोला गया कि I का मान अधिकतम तभी हो सकता है जब cos फाई का मान अधिकतम हो। cos फाई का मान अधिकतम मतलब +1, और ये कब हो सकता है, जब फाई बराबर 0 डिग्री, 2 पाई यानी 360 डिग्री, फिर 4 पाई 720 डिग्री, ऐसे करके 6 पाई। यानी भैया इन सब में देखो दो गुना का है, यानी फाई बराबर हम कह सकते हैं 2n पाई, जहां पर n बराबर ये n है, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। इस स्थिति में तो मतलब जब व्यतिकरण समपोषी होता है तो तीव्रता अधिकतम होनी चाहिए। उस स्थिति में cos फाई का मान अधिकतम होगा। cos फाई का मान अधिकतम तभी हो सकता है जब इसका मान 1 हो, क्योंकि cos का मान -1 से +1 के बीच होता है, तो +1 है तो cos फाई का मान अधिकतम। उस स्थिति में I का मान अधिकतम। इस स्थिति के लिए जो फाई का मान होता है 2n पाई होता है, अर्थात 0 या पाई का समगुणक होता है। इसी प्रकार बच्चों इसके लिए हम बात करते हैं तो इसके लिए न्यूनतम मान होना चाहिए, मतलब cos का मान -1 होना चाहिए। और ये -1 कब होगा बच्चों, जब हमारा कितना डिग्री हो जाए, पाई हो जाए, फिर 3 पाई हो जाए, फिर 5 पाई हो जाए। इसके लिए हम लिखते हैं 2n-1 इंटू पाई, ये चीज़ लिखते हैं, सिंपल सा। ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों पथांतर की बात आ जाती है, तो पथांतर कैसे निकालते हैं, इसका भी फॉर्मेट होता है। कलांतर का फार्मूला होता है बच्चों, कलांतर का फार्मूला होता है λ/2 पाई इंटू पथांतर। उल्टा कर दिया मैं क्या, है ना, ठीक ठाक चल रहा है, चलो ठीक है। अब यदि इसको अपोजिट कर दिया जाए तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये 2 पाई अपॉन λ ऐसा होता है फॉर्मेट, ठीक है। तो पथांतर बराबर हो जाएगा λ/2 पाई इंटू कलांतर, क्या कलांतर, ठीक है। तो λ/2 पाई हो जाएगा, कलांतर कितना होता है फाई। फाई का मान हमने लिया बच्चों कितना, हमने लिया 2n पाई, ठीक है, 2n पाई, पाई से पाई काट दो तो कितना हो जाएगा 2n इंटू λ/2। ये देखो λ/2 का समगुणक होता है। ये चीज़ आ गया ना, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझाता हूँ। ये कलांतर है, कलांतर का फॉर्मेट है 2 पाई अपॉन λ इंटू पथांतर। ये फार्मूला, पथांतर निकालना चाहता हूं कि दोनों तरंगों के पथों का अंतर कितना है, तो आप इसको अब इधर ले जाओ तो λ/2 पाई इंटू कलांतर, है ना, λ/2 पाई, कलांतर कितना है 2n पाई, पाई से पाई काट दो, कितना आ जाएगा बच्चों 2n का λ/2 का गुणा। ये चीज़ है 2n λ/2, ये चीज़ है। इसके जगह 2n-1 λ/2, ये दोनों में डिफरेंस है। 3 ही डिफरेंस है, ज़्यादा आपको रटना ही नहीं है, कारण भी समझा देता हूं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत का परिभाषा क्या है, उन स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनमें उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियां समान हो, जिनके बीच का कलांतर समय के सापेक्ष स्थिर बना रहे। मतलब दोनों की आवृत्ति समान हो, आयाम भी समान हो, और बढ़िया दोनों के मध्य कलांतर क्या हो बच्चों, नियत हो। और इसकी दो हमारे स्रोत कैसे कला संबद्ध स्रोत कहलाएंगे, 2 शर्तें हैं, दोनों में उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियां समान हो, दोनों तरंगों के मध्य कलांतर समय के सापेक्ष शून्य अथवा नियत हो, बस खत्म कहानी, ठीक है। मतलब आवृत्ति समान हो, 1 सेकेंड में यदि 5 कंपन हो रहा है तो दूसरे स्रोत से जो हमें तरंग मिल रही है उसमें भी 1 सेकेंड में 5 बार ही कंपन हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि हम 2 मोमबत्ती जला दें या विद्युत बल्ब जला दें तो क्या कला संबद्ध स्रोत हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि दोनों मोमबत्ती का भैया जलने का तरीका अलग अलग होगा, उससे जो उत्पन्न होंगी प्रकाश तरंगे वो भी अलग अलग हो सकती है, ठीक। तो क्वेश्चन कैसे आता है, कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, समझाइए। तो इतना आपको लिखना है बच्चों, ठीक। चलिए ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखना, जितना मैं आपको समझा रहा हूं उतना ही लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है स्थायी व्यतिकरण की शर्तें। दोनों तरंगे कला संबद्ध हो। कला संबद्ध मतलब भाई 2 तरंगे जिनका व्यतिकरण हो रहा है, व्यतिकरण मतलब आपस में मिल रहे हैं, तो भाई वो एक ही स्रोत से कहीं ना कहीं वो प्राप्त किए जा रहे हों। ऐसा ना हो कि दोनों की आवृत्तियां भिन्न भिन्न है, क्योंकि कंडीशन है, व्यतिकरण का कंडीशन है आवृत्ति भी समान हो, आयाम भी समान हो। और यदि भाई साहब अलग अलग स्रोत से प्रकाश किरणें ली जाएंगी और जिनकी आयाम आवृत्ति भिन्न भिन्न है, तो फिर वो व्यतिकरण की शर्तें कहां होगा लागू, नहीं हो सकता, व्यतिकरण होने नहीं है।
तो कला संबंध तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए, मतलब जो भी हम जिस भी स्रोत से ले रहे हैं तरंगों को, लेकिन उनकी आवृत्तियां लगभग समान हो, उनके मध्य कलांतर समय के सापेक्ष नियत बना रहे। ठीक, ये चीज है। आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखना है, शर्त लिखना है तो पॉइंट पॉइंट लिख लोगे फिर भी नंबर मिलता है। क्वेश्चन कैसे आता है, व्यतिकरण किसे कहते हैं? व्यतिकरण किसे कहते हैं बच्चों, हमने आपको समझाया, जब दो तरंगे आपस में अध्यारोपित होती हैं, आपस में मिलती हैं, जब दो तरंगे आपस में अध्यारोपित होती हैं, मिलती हैं, तो उनकी तीव्रता में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। तीव्रता में परिवर्तन मतलब या तो तीव्रता में वृद्धि होगी या तो तीव्रता में कमी, संपोषीय विनाशी की बात कर रहे हैं। तो इस परिघटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। तो इसकी शर्तें हैं कि दोनों तरंगे कला संबद्ध होना चाहिए, यानी आवृत्तियां समान हो, समय के साथ कलांतर बदले नहीं। दूसरा नंबर, दोनों तरंगों की आयाम लगभग समान हो, दोनों तरंगों की आयाम लगभग समान होना चाहिए। यदि दोनों तरंगों के आयाम समान है तो न्यूनतम तीव्रता के बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता शून्य होगी, फलस्वरूप व्यतिकरण प्रतिरूप सुस्पष्ट दिखाई देगा। दूसरे शब्दों में अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता के बिंदुओं में स्पष्ट रूप से विभेद किया जा सकता है। कुछ समझ में आया कि भाई साहब, यदि संपोषी व्यतिकरण में अधिकतम तीव्रता दिखेगी तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, यहां पर तीव्रता अधिकतम है। जहां पर बिल्कुल प्रकाश किरणें दिखेगी नहीं, तरंग दिखेगी नहीं, तो भैया वहां पर हम समझ जाएंगे कि न्यूनतम है। तो हमें विभेद करना आसान होगा कि कहां पर अधिकतम या कहां पर न्यूनतम है। इसके लिए आयाम लगभग समान हो। आयाम समान होने से क्या होगा, जब घटाएंगे तो पूरा पूरा शून्य हो जाएगा और जब जोड़ेंगे तो सीधा सीधा बढ़ जाएगा। समझ रहे हो आयाम का मतलब क्या है बच्चों? जैसे आयाम का मतलब यह है कि एक तरंग कुछ इस प्रकार से चल रही है, ठीक है। आयाम क्या है, इसकी सुरंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई। दूसरी तरंग कुछ इस प्रकार से चली गई, तो भैया इसका आयाम यदि बराबर है तो जब घटाएंगे तो विनाशी व्यतिकरण, अभी ये विनाशी है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा, तीव्रता शून्य हो जाएगा। और यदि हम बढ़ाएंगे तो एक चल रहा है, दूसरा भी ऐसे ही चल रहा है, तो फिर ये बढ़ करके ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो लगभग आयाम समान होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत जिनसे तरंग उत्सर्जित होती है एक वर्णिक होना चाहिए, यानी एक ही प्रकार का रंग उत्सर्जित हो, ऐसा नहीं एक लाल तो एक नीला। ठीक, दोनों तरंगे एक ही दिशा में सरल रेखा में गमन करें। शॉर्ट फॉर्म में लिखो ना, डिटेल मत लिखो। यदि ऐसा नहीं होगा तो किसी विशेष बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर अधिक होगा, अतः अधिकतम तीव्रता वाले बिंदु और न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदु अत्यंत निकट होंगे, जो एक दूसरे पर अतिव्याप्त होंगे, फलस्वरूप व्यतिकरण प्रतिरूप सुस्पष्ट नहीं होगा। आपको याद नहीं करना है, आप इतना याद करो ना भाई, दोनों तरंगे एक ही दिशा में सरल रेखा में गमन करें। ठीक है, दोनों प्रकाश स्रोत लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करें, मतलब जो तरंगे निकल रही हो जहां से भी तो लगातार निकलते रहे, ऐसा नहीं कि कहीं निकल रहे कहीं बंद हो रहे, कहीं तीव्रता अधिक कहीं न्यूनतम, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि तरंगे ध्रुवित हो तो ध्रुवण के समान दशा में हो, मतलब ध्रुवण जो यदि हो रही हो तो उनकी दिशाएं समान होना चाहिए। एक आखिरी है कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हो, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हो। तो भैया क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, व्यतिकरण। मैं उतना ही डिटेल कराता हूं जितना आपको याद हो जाए। तो व्यतिकरण की शर्तें फटाफट एक बार रिवाइज करो। दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान हो, पहला। दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान हो, दूसरा। ठीक है, दोनों तरंग लगभग एक ही दिशा में सरल रेखा में गमन करें। ठीक है, जिस भी स्रोत से प्रकाश स्रोत से उन तरंगों को ली जाए वो एक वर्णिक हो और लगातार उत्सर्जित होती रहे, ऐसा नहीं कि बार बार बदल जाए। और जहां से भी प्रकाश स्रोत निकल रहा हो तरंग के रूप में अत्यंत संकीर्ण हो, मतलब अर्थात बहुत पतला भाग हो। ठीक है, और यदि तरंगे ध्रुवित भी हो रही हो तो उनकी ध्रुवण समान दशा में होना चाहिए बच्चों, और दोनों तरंगे कला संबद्ध हो। ये आपका गुण हो गया। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, 3 प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, जितना मैं बताता हूं उतना ही आपको करना है, पूरा डिटेल मत रटते रहना। वो तो डिटेल लिखा जाता है ताकि किसी बच्चों के हाँ यार विधिवत पढ़ना है तो पढ़ सकता है। और आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।